हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर ऑथर्स इंटरव्यू ऑफ किताब राइटिंग पब्लिकेशन। तो आज मेरे साथ हैं डॉक्टर शारदा प्रसाद मैम। उनकी बुक मौन के स्वर रिसेंटली पब्लिश हुई है हमारी किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ। तो मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। धन्यवाद। तो मैम, आपको कैसा लग रहा है? आपकी खुद की बुक पब्लिश होके आ चुकी है, मैं देख सकता हूँ कि आपके बैकग्राउंड में कई सारी बुक्स रखी हैं। तो अब आपकी खुद की बुक आ रखी है, एक ऐसी बुक जिसमें आपने आपकी रचनाएं हैं, आपने जो लिखा है वो उसमें प्रिंटेड है, आपका नाम है। तो आपको कैसा लग रहा है? लग तो बहुत अच्छा रहा है। ऐसे ये मेरी 13वीं पुस्तक है। इससे पहले 12 पुस्तकें आ चुकी हैं और वे सभी अम, अकादमिक है। ओके। और ये पुस्तक जो है ये काव्य संकलन है। इससे पहले एक साझा काव्य संकलन मेरे संपादन में प्रकाशित हुई है 2010 में। ओके मैम। लेकिन ऐसा है कि अम, लेखक की चाहे जितनी भी किताबें आ जाए, उसे हर बार उतनी ही प्रसन्नता होती है जितनी पहली पुस्तक छपने पर होती है। जी बिल्कुल मैम। तो मैम, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी राइटिंग की जर्नी की शुरुआत कब से हुई, किस तरह से हुई, आपने कब लिखना शुरू किया, कि आपने सबसे पहली बार कब लिखा था? ऐसे मैं बताऊं तो जब स्कूल में थी, शायद 5वीं क्लास में थी, एक निबंध आया था रेल यात्रा। तो मैंने उस रेल यात्रा को अपने कल्पना से लिखा था, जो मैंने यात्रा की थी। और सभी हमारी जो शिक्षिकाएं थी उन्होंने बहुत सराहा था। तो यूं कहें कि उसी समय बीज पड़ गया था लेखन का। और 8वीं क्लास में जब मैं थी, उस समय मैंने गोदान और अंधेरे बंद कमरे पढ़ी थी। ऑल राइट मैम। तो तो मैम हम लेखन में तो जी ये जी, तो हम कह सकते हैं कि आपकी राइटिंग की जर्नी की शुरुआत आपकी स्कूल डेज से ही हो गई थी। हाँ, मैं और हम लोग जब स्कूल नहीं जाते थे तो सहेलियों को पत्र लिखते थे, क्योंकि उस समय तो आज के समान ना तो मोबाइल था ना टेलीफोन था, कुछ था नहीं। तो हम लोग पत्राचार करते थे। तो एक बार मैं अपनी सहेली को पत्र लिखी थी, पूरा वो छंद में ही था। ओके मैम। तो मैम, आपकी फैमिली और फ्रेंड्स का फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आप उन्हें पता चला कि आपकी बैक टू बैक बुक पब्लिश हो रही हैं? उनका उनके एंड से क्या रिएक्शन था? सभी को बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत खुश होती है। सभी कहती है कि हमें तो तुम पर गर्व है, तुम और आगे बढ़ो। और मेरी फैमिली में मेरा भाई है, वो भी लिखता है। आपके प्रकाशन से अभी कुछ दिन पहले उसकी एक पुस्तक छपी है ऑल राइट मैम। शिक्षा पर। ओके मैम। तो मैम, जैसा कि आपने बताया, इसके पहले जो आपकी बुक्स आई हैं वो एकेडमिक्स बुक थी। ये आपकी पहली बुक है तो जो इसमें आपने डिफरेंट जॉनर को ट्राई किया है। तो आपकी इस बुक मौन के स्वर में ऑडियंस को, रीडर्स को किस बारे में पढ़ने को मिलेगा? ये जो पुस्तक है, इसमें यूं कहे कि जीवन, समाज, राष्ट्र, जीवन के विविध पक्ष, प्रकृति के विविध रंग, विविध समस्याएं, ये सारी बातें इस पुस्तक में देखने को मिलेंगी। क्योंकि आज हम देखते हैं कि मनुष्य फेसबुक पर अनेक फ्रेंड्स बना लेते हैं, लेकिन फेस टू फेस जरा मिलना मुश्किल होता है। और आज जो है किसी के पास समय नहीं है कि हम एक दूसरे को समय दे सके, उनके साथ बात कर सके। घर में भी आप देखेंगे कि अगर खाना खा रहे हैं, एक ही साथ बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी या तो मोबाइल पर है या टीवी देख रहे हैं। तो यह आज की जो समस्या है, मैंने लगभग एक तरह से कहे तो विविध पक्षों को इसमें दर्शाने का प्रयास किया है। जैसे संवेदनहीनता आज आ गई है, व्यक्ति में धैर्य नहीं है, आपाधापी में हम जीवन जी रहे हैं। सब कुछ के लिए समय है, लेकिन अपने लिए समय नहीं है। तो इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण एक है जिंदगी। इस पुस्तक में है जिंदगी नामक कविता। ओके। और चेहरा,
हम देखते हैं कि समाज में ऐसे व्यक्ति हैं जिनका चरित्र दोहरा होता है। कभी-कभी तो आप बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं कि मेरे प्रति उसकी धारणा कैसी है, वह क्या सोच रहा है और हम जो देखते हैं वैसा नहीं होता है। समाज में इस तरह का जो दोहरा चेहरा होता है जिस कारण व्यक्ति धोखा खाता है, उससे मन बड़ा आहत हो जाता है। जी अभी आपने टीवी पर देखा होगा, समाचारों में देखा होगा कि किस प्रकार लोग एक-दूसरे को छलते हैं, धोखा देते हैं, विश्वासघात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मन को अंदर तक कचोटती हैं और होता है इसका परिणाम कि लेखनी से वे शब्द फूट पड़ते हैं। जी जी मैम। तो मैम आपको इस बुक को लिखने में कितने दिन का टाइम लगा, मौन के स्वर को? कविताएँ तो जो है वो बहुत पहले से लिखी गई थी, जो इधर-उधर बिखरी हुई थी और 85-86 में कुछ कविताएँ पत्र-पत्रिकाओं में छपी थीं, जिन्हें भी मैंने इसमें स्थान दिया है। और साझा संकलन में कई कविताएँ छपी हैं, कई साझा संकलन आए हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से कविताओं का संकलन ये मेरी पहली पुस्तक है। इसमें आप कहें भक्ति है, प्रेम है, इसमें संयोग और वियोग है। हमारे समाज में विकलांगों को, किन्नरों को जो उपेक्षित समझा जाता है, लेकिन फिर भी ये मानवता के लिए उदाहरण है। इन्हें समाज भले ही देता है, लेकिन ये समाज के लिए बढ़-चढ़कर काम करते हैं और परिवार वाले भी कभी-कभी इन्हें ठुकरा देते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि समाज को उन्हें गले लगाना चाहिए। उन्हें सहानुभूति नहीं चाहिए, दया नहीं चाहिए, प्यार चाहिए, सहयोग चाहिए और ये इस प्यार, सहयोग, समर्पण से सकलांगों को भी पीछे छोड़ सकते हैं। इसका कई उदाहरण है। सुधा चंद्रन उदाहरण है। विश्व में अनेक उदाहरण हैं। राजा रणजीत सिंह हैं, सूरदास जी हैं। तो उदाहरण की तो एक लंबी फेहरिस्त है। तो मैंने इसमें विकलांगता को भी स्थान दिया है। किन्नरों की जो समस्या है, आज सरकार बहुत उस पर सजग हुई है और उन्हें भी वोटर लिस्ट में एक दर्जा दिया गया है। उनकी भी अब गणना हो रही है, नहीं तो ये पूरी तरह उपेक्षित थे। जबकि हमारे यहाँ पुरातन काल से अगर देखा जाए तो किन्नरों को बड़ा सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। शिखंडी इसका जीता जागता उदाहरण है। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, समाज में ह्रास होता गया, वैसे-वैसे इनकी दशा भी बिगड़ती गई। लेकिन किन्नरों ने अपनी भूमिका का बाकायदा निर्वहन किया है। लक्ष्मी नारायण जी एक उदाहरण है, जो मंडलाधीश्वर हैं। तो ये किसी से भी कम नहीं है। समाज को, परिवार को, सरकार को चाहिए इनकी समस्याओं को देखें और उस पर उनकी सहायता को आगे आए और उन्हें समाज में एक सम्मानजनक स्थान दें और परिवार भी उन्हें ठुकराए नहीं, वे भी उन्हीं के अंश हैं। जी बिल्कुल तो मैम। उनकी जो दर्द की दास्तान है, वह भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। ओके मैम, तो मेरी और क्यूरियोसिटी और भी बढ़ गई है आपकी बुक के बारे में जानने के बाद। मैम मैं अब जानना चाहूँगा कि आपने थ्रू आउट योर राइटिंग जर्नी किन किन चैलेंजेस को फेस किया। लाइक आपकी जर्नी की शुरुआत काफ़ी यंग एज से हो गई थी, आप एक फैमिली वुमेन है, तो किन किन चैलेंजेस को आपने फेस किया थ्रू आउट योर राइटिंग जर्नी?
अम, ऐसे देखिए कि लेखन कार्य ऐसा है कि आप इसके लिए कोई समय निश्चित नहीं होता है। आप कभी भी लिख सकते हैं, चाहे आप यात्रा कर रहे हो या घर में काम कर रहे हो। रोटियां बनाते समय भी कविताओं का जन्म हो जाता है। कई बार तो मैं रात में उठकर भी लिख लेती हूँ, और अगर कागज कलम नहीं रहा तो मोबाइल में ही लिख लेती हूँ। तो इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। यह तो वह हवा का झोंका है जो कभी भी आ सकता है, और एक बार अगर उड़ गया तो फिर वो वापस आने वाला नहीं है। जी मैम। इस पुस्तक में आप भक्ति रस का भी आनंद ले सकते हैं। कविता का आरंभ ही हुआ है माँ शारदे की वंदना से। इसके बाद देश प्रेम पर कविता है हमारा देश, और अंत हुआ है सावन से, बरसों सावन। प्रकृति के विविध रंग है इसमें, भक्ति है, और है जीवन में जो चुनौतियां आती हैं उसके लिए भी यह संदेश है। युवा पीढ़ी के लिए संदेश है, उनके लिए भी कुछ कविताएं हैं कि आज जो हम रोज रोज की घटना देख रहे हैं, युवा पीढ़ी में धैर्य लगभग समाप्त सा हो चुका है। आप रोज टीवी में देख रहे होंगे कि कोटा में बच्चे अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले रहे हैं। तो यह बहुत ही दुखद है, इस पर सबों को सोचना चाहिए। बचपन से ही माता पिता को चाहिए कि धैर्य की शिक्षा दें, ताकि वे असफलताओं से घबराएं नहीं। हर किसी के जीवन में अनेक कठिनाइयां आती हैं। अगर हम थोड़ा सा धीरज से काम लें तो ऐसा बार बार देखने में आता है, समझ में आता है कि वे गिल्ट के कारण ऐसे कदम उठा लेते हैं। लेकिन उन्हें यह सोचना चाहिए कि माता पिता के लिए बच्चे या उन पर किया गया खर्च बोझ नहीं होता है। उन्हें बात करनी चाहिए। पैसों का उनके जीवन से ज्यादा मोल नहीं है। इसलिए आज की जो युवा पीढ़ी है उनमें धैर्य का अभाव है। उन्हें परिवार को चाहिए कि बचपन से ही सहनशीलता सिखाएं। ऐसा संस्कार की चुनौतियों से घबराएं नहीं, और असफलता ही सफलता के द्वार खोलता है। मैम अब आपकी ये 13th बुक है, तो मैं जानना चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को कुछ टिप्स दें जिससे वो अपनी राइटिंग्स को और इम्प्रूव कर सकें। देखिए, लेखन जो है यह भी समय और श्रम मांगता है। हम लिखते जाएं। मोहन राकेश की डायरी अगर आप पढ़ेंगे, उन्होंने लहरों के राजहंस जो लिखा था वह रंगमंच पर प्रदर्शित हो रहा है, और उसके बाद भी उन्होंने संशोधन किए हैं। उन्होंने लिखा है कि लहरों के राजहंस का जब प्रदर्शन हो रहा था तो वे प्रेक्षागृह में दर्शकों के साथ बैठे हुए थे, उनकी प्रतिक्रिया सुन रहे थे और उसमें संशोधन कर रहे थे। तो इस तरह लेखन आप उसमें जितना भी सुधारेंगे, जितना समय देंगे, वह उतना निखरेगा। जैसे हीरा होता है, हीरा को जितना तराशेंगे वह उतना ही चमकदार होगा, सुंदर होगा। लेखन भी वही है। हम उस जितना लिखेंगे वह उतना ही अच्छा होगा, प्रभावशाली होगा। ऑल राइट मैम। तो मैम आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ? आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपकी जो लगनशीलता है, मेहनत है, मैं इसको सैल्यूट करती हूँ। और आप पूरी टीम आप मेहनत करते हैं, और दिव्या जी से
मेरी शुरू शुरू में तो बात नहीं हो पाती थी, तो मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ना शुरू किया, तो उन्होंने मैसेज का जवाब देना शुरू किया। कभी कभी मेरी उनसे बात भी हुई। तो आप अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि लेखकों की संतुष्टि। आप क्योंकि लेखक ग्राहक होते हैं और उनका संतुष्ट होना आवश्यक होता है। यह अवश्य है कि शुरू शुरू में बहुत कठिनाइयां होती है आपके प्रकाशकों के पास। आपने जो, मुझे जहां तक पता चला है कि 2 वर्ष ही हुए हैं अभी आप इस क्षेत्र में आए हुए हैं, तो आपको भी लगता होगा कि भाई हर कदम पर हम कुछ सीख रहे हैं, नए अनुभव हो रहे हैं। तो व्यक्ति जैसे जैसे डूबता जाता है, वैसे वैसे उसमें निखार आता है और काम अच्छा होता चला जाता है। तो मैं यही कहूंगी कि आप तो बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और आप इसी प्रकार आगे बढ़िए। और जीवन के अनुभव आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। और सीखने सिखाने से कुछ होता नहीं है, यह सीखने की ललक होनी चाहिए और व्यक्ति खुद से सीखता है। हाँ, यह अवश्य है कि हम कभी कभी किसी के बात को सुनकर सीखते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। तो जीवन भर सीखने की जो प्रक्रिया है वह चलती रहती है। तो आप भी सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और आप बहुत आगे तक जाएंगे। मेरी तो बस यही मंगल कामनाएं हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैं कुछ कहना चाहूंगी जो हमारी युवा पीढ़ी है उनके लिए। जी बिल्कुल मैम। ये मैंने आज ही लिखा है। जो बच्चे अभी कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं, और यह सही है कि कंपटीशन इतना टफ है कि बच्चे बेचारे करें भी तो करें क्या। लेकिन उन्हें उस अंधकार को चीर कर एक दिया जलाना है। उस अंधकार में फंसना नहीं है, वरन उन्हें उस अंधकार से निकलना है। और ये जो चुनौतियां हैं, जो कंपटीशन है, उससे उन्हें बाहर आना है, बहुत हिम्मत से काम लेना है। तो ये जो कुछ पंक्तियां हैं, थोड़ा सा धीरज धर लो और थोड़ा आस उल्लास, टेढ़ी मेढ़ी डगर जीवन की, लेकिन तुम हो खास। हमारे बच्चे समाज के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए बड़े खास होते हैं। तो इन बच्चों को यह सोचना है कि वे बड़े खास हैं, इसलिए उन्हें उदास नहीं होना है। सब द्वार भले ही बंद हो जाए, पर एक द्वार खुला रहता है। जीवन पथ के सच्चे साथी, इतिहास यही कहता है। थोड़ा सा धीरज धर लो और थोड़ा आस उल्लास, जीवन में सफलता का मंत्र है। और कुछ पंक्तियां हैं जो इस पुस्तक में नहीं है, वो भी मैं कहना चाहूंगी। जी मैम। सुख दुख है मेला जीवन का, सबको ही अपनाना है। जितना जिसके लिखा भाग्य में, उतना ही उसको पाना है। फूलों की सेज नहीं है जीवन, कांटे बिखरे हैं चहुँ ओर। लहू लुहान हो करके भी मंजिल तक कदम बढ़ाना है, मंजिल तक कदम बढ़ाना है। हर रात अंधेरी कट जाएगी, एक नया सवेरा आना है। निराशा का तम हट जाएगा, एक प्रेम चिराग जलाना है, एक प्रेम चिराग जलाना है। जीवन की बगिया खिल जाएगी, श्रम प्रेमामृत जल से सींचो तो। जीवन की बगिया खिल जाएगी, श्रम प्रेमामृत जल से सींचो तो। एक एक कली खिल जाएगी, जीवन को सुरभित कर जाना है। सुख दुख है मेला जीवन का, सबको ही अपनाना है। बहुत ही अच्छा लिखा है मैम आपने। और
एक कविता की चर्चा करना मैं भूल ही गई थी, वह है काला पानी। ओके। काला पानी, जिस समय हमारा देश स्वतंत्र था, उस वक्त आजादी की लड़ाई जो चल रही थी, तो हमारे देश के जो आजादी के दीवाने थे, जब वे ब्रिटिश सम्राट के विरुद्ध जाते थे, उनकी हुकूमत के विरोध में स्वर उठाते थे, तो उन्हें क्या करते थे, काला पानी भेज देते थे। और फिर जो एक बार काला पानी की सजा पा लिया, वह फिर वापस आता नहीं था, वहीं उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती थी। तो जो सेल्यूलर जेल का निर्माण हुआ, वह हमारे वीर योद्धाओं के द्वारा ही किया गया, और उसे ऐसा बनाया गया था कि कोई यह भी नहीं जान सकता था कि उसके बगल की कोठरी में कौन रह रहा है। तो यह कविता जो है, वह बहुत अच्छी है। मुझे बहुत ही वह कविता अच्छी लगी। मेरी ही कविता है, लेकिन वह मुझे ज्यादा पसंद जी, है, जी, जी। क्योंकि उन्होंने जो कष्ट सहा है, उस कविता में उभर आया है। आपने पता नहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन वह अभी तो मैम मैंने बहुत ही, नहीं पढ़ा है, लेकिन अब मैं ज़रूर पढ़ूँगा। और इसका जो नामकरण हुआ है, मौन के स्वर, इस पर एक कविता है। कविता का शीर्षक है मौन जब बोलता है। आपने ध्यान दिया होगा कि मौन बड़ा शक्तिशाली होता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा अवसर आता है कि मौन रह जाना ही श्रेयस्कर होता है, और कई समस्याओं का समाधान भी मौन से हो जाता है। जी, जी मैम। मौन, जब प्रकृति मौन हो जाती है, तो हमें डर भी लगता है कि पता नहीं अब कौन सी आफत आएगी। और हमने जो प्रकृति का दोहन किया है और अभी भी कर रहे हैं, उसी का नतीजा है कि आज प्रकृति चीख चीख कर कहती है, और उसकी चीख, उसका क्रोध, कभी भूस्खलन में, कभी तूफान में, कभी बाढ़ में, और भी कई रूपों में हमें देखने को मिलता है। तो हम अपनी ही गलती की सजा पाते हैं। जी, तो वह प्रकृति के मौन के स्वर हैं। जी मैम। मौन जब बोलता है, पत्थर भी पिघल जाता है। खामोश धरा होती है, अंबर भी लरस जाता है। सागर को जरा देखे, खामोश लगा करता है। गहराइयों में लेकिन तूफान मचा होता है। सूरज के पिघलने से सोना है बहा करता। धरती से अंबर तक इतिहास नया रच जाता है। पत्थर के पिघलने से निर्झर है बहा करता। बंजर सी वसुधा को शामिल है कर जाता। जी मैम। जी, बहुत ही अच्छे लिखी है मैम सारी रचनाएँ आपने। धन्यवाद। जी, तो मैम एक बार फिर से आपको बहुत-बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। धन्यवाद। आपने भी बड़ा अच्छा काम किया है। इसका कवर बहुत अच्छा है, अंदर की छपाई भी अच्छी है, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप और अच्छा करें, इसके फ़ॉन्ट पर ध्यान दें, और अन्य प्रकाशकों की पुस्तकें भी आपको लेकर उससे अपने आप को तौलना चाहिए, कि और आपको खुद से जहाँ कहीं भी कमी नज़र आए, तो आपको उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो आप, यह नहीं है कि हम परफेक्ट होते हैं, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। तो जितना हम अपने आप को निखारेंगे, उतना ही हमारे काम अच्छे होंगे, निखर कर सामने आएँगे। तो जी, ज़रूर। आपको जी, बहुत-बहुत बधाइयाँ और धन्यवाद। ऑलराइट। थैंक यू सो मच मैम।